हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार प्लस एकेडमी पर। आज मैं पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कराने जा रहा हूं, जिसका नाम है मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। देखिए, जो पॉलिटी का सिलेबस है वो बहुत ही सीमित सिलेबस है। इसके अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी कर लें तो जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनमें हमारा एक भी प्रश्न इससे संबंधित गलत नहीं होगा, क्योंकि बार बार वही प्रश्न को घुमा घुमा कर पूछते हैं। तो आज मैं उन सभी प्रीवियस ईयर को कराने का प्रयास करूंगा और जिससे बनने वाली आने वाली परीक्षाओं में जो प्रश्न बनेंगे उनको भी समझाने का प्रयास करूंगा। तो कृपया आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। या अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। या क्रिस मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। देखिए, इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन दिया था। सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट में इसके बारे में बताया गया था। नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी? मोतीलाल नेहरू ने। देखिए, नेहरू रिपोर्ट का संबंध मोतीलाल नेहरू से है, ना कि जवाहरलाल नेहरू से। इसे भी याद रखना, ठीक है। कब प्रस्तुत की गई थी? ये 1928 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मौलिक अधिकार क्या हैं? बाध्य योग्य, अबाध्य योग्य, लचीले या कठोर। तो देखिए, जो मौलिक अधिकार है वो क्या है? बाध्य योग्य। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। बाध्य योग्य का मतलब क्या है? हम इसको मौलिक अधिकार को न्यायालयों में चुनौती दे सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है। और वहीं बात कर लें डीपीएसपी की, राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो ये क्या है? ये अबाध्य योग्य हैं, ठीक है। यदि राज्य सरकार डीपीएसपी को लागू नहीं करती है तो उसमें हम जबरदस्ती नहीं कर सकते या हम उसको चुनौती नहीं दे सकते। इसको ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसका प्रावधान 36 से 51 तक भाग 4 में किया गया संविधान में, वो क्या है? अबाध्य योग्य हैं। उनको चुनौती नहीं दी सकती। लेकिन मूल अधिकार क्या है? हमारे बाध्य योग्य हैं। इनको न्यायालयों में चुनौती दी सकती है। इसे बहुत अच्छे से याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किया सकते। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया सकते हैं। देखिए, जो मौलिक अधिकार हैं उनको निलंबित किया सकता है, लेकिन कौन सी स्थिति में? राष्ट्रपति की इच्छा पर नहीं। ये नहीं कि जब चाहे राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। हाँ, करेगा राष्ट्रपति निलंबित, लेकिन कब? आपातकालीन स्थिति में। इसको ध्यान रखना। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन अनुच्छेद 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जो आपातकालीन स्थिति में भी निलंबित नहीं किया सकते। कौन कौन से हैं वो? उन्हें ध्यान रखना। अनुच्छेद 20 और 21 ये आपातकालीन स्थिति में भी निलंबित नहीं किया सकते, ठीक है ना। इसको भी ध्यान रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 235 या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। इसे अच्छे से याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। ये हैं अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17। देखिए, इसमें क्या है? थोड़ा सा रीजनिंग का भी क्वेश्चन बन गया है। 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। अब क्या है, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि 5 आर्टिकल इसमें तो आएंगे नहीं 14 से 18 तक। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 14 से 18। देखिए, 14 से 18 सोचेंगे कि 4 आर्टिकल हैं, लेकिन इसमें 4 नहीं 5 आर्टिकल छुपे हुए हैं। कौन कौन से आर्टिकल? 14, 15, 16, 17 और 18। इन आर्टिकल के तहत क्या किया गया है? भारतीय संविधान में समता का अधिकार दिया गया है, ठीक है। इसे अच्छे से याद रखते हैं, समता या समानता का अधिकार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया गया है? देखिए, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, अगर इसको हमारे याद भी नहीं है तब भी क्या करेंगे, हम इसको एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। अगर हमें थोड़ा सा भी जानकारी है उसके बारे में। देखिए, हमें भी पता, हमने भी पिछले प्रश्न में देखा कि जो समता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, 14 से 18 तक दे रखा है, जिसमें 13 नहीं दे रखा है। तो 13 जिसमें यानी कि जिसमें अनुच्छेद 1 के बारे में दे रखा हो वो उसको एलिमिनेट कर दो। देखिए, इसमें 1 दे रखा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सभी चारों, इसमें भी 1 आ गया, ये नहीं होगा। तो कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 14, 15, 16। यानी समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 14, 15, 16 में किया गया। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? देखिए, विधान सत्ता पर नियंत्रण लगाने का मतलब क्या है कि कानून का समान संरक्षण, ठीक है ना। तो वो किस अनुच्छेद में दे रखा है? अनुच्छेद नंबर 14 में दे रखा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। वहीं पर हम देख लेते हैं अन्य ऑप्शन। देखिए, अनुच्छेद 15 क्या कहता है? जो राज्य है वो धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। क्या क्या है ये ध्यान रखना। 15 में धर्म दे रखा है, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 में ये कह रखा है। वहीं पर बात कर लें, अनुच्छेद 16 में क्या दे रखा है? लोक नियोजन के अवसर में समानता, ठीक है, लोक नियोजन में समानता। और अनुच्छेद 17 तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें क्या दे रखा है? छुआछूत का अंत इसमें दे रखा है। इसको भी ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? देखिए, विधि का नियम और कानून का अधिराज्य का मतलब सिर्फ इतना ही है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा, ठीक है। धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार या फिर समता का अधिकार। देखिए, ये IAS प्री 1995 में पूछा गया है। देखिए, जो सिर्फ इसका मतलब यही है कि आर्टिकल 15 किस में आता है। तो आर्टिकल 15 किस में आता है? अभी हमने पढ़ा था 14 से 18 तक क्या है? समानता का अधिकार। तो 14 से 18 यानी कि 15 भी सीमा आ जाएगा। तो किसके अंतर्गत आएगा? ये समानता का अधिकार। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ा, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो देखिए, ऑप्शन है अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(5), अनुच्छेद 16(4) या अनुच्छेद 16(5). तो देखिए, जिसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अनुच्छेद 15 का 5 के अंतर्गत अन्य पिछड़ा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार OBC या अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 13 का 2 या 14, अनुच्छेद 14 एवं 15, अनुच्छेद 15 का 4 तथा 16 का 4 या अनुच्छेद 17, 18। देखिए, ये इस प्रकार के प्रश्न हैं, ये बड़े लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे IAS PCS है, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे छोटे लेवल के एग्जाम है, जैसे कि ये वनडे एग्जाम होते हैं, SSC के एग्जाम हैं और भी विभिन्न स्टेट के एग्जाम होते हैं, तो उनमें इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। उसमें सिर्फ ये पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार के किस भाग में दे रखे हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। तो मैं उनमें जो वनडे के जितने भी एग्जाम हैं, मैं आज की जो वीडियो है वनडे के जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो IAS के लेवल का हो या फिर वो किसी स्टेट PCS हो या SSC का हो, सबका को कवर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। तो इसमें ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं तो छोटे लेवल के छोड़ देंगे, नहीं, इसमें सब में बताने का प्रयास करूंगा। मैं जो छोटे लेवल के क्वेश्चन होंगे उनको भी मैं यहाँ बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न तो ये जो PCS में पूछे जाते हैं, ठीक है, PCS है या IAS। तो देखिए, इसका तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अनुच्छेद 15 का 4 तथा 16 का 4, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। इसे ध्यान रखना, इसमें OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रतिभूति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16(1) और 16(2), अनुच्छेद 16 का 3, अनुच्छेद 16(3), 4 तथा 16 का 5। तो देखिए, इसमें क्या है, जो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अनुच्छेद 1, 16 का 1 और अनुच्छेद 16 का 2, ठीक है ना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान में जैसा नियत है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? देखिए, जिसमें बताना है कि समानता के अधिकार में कौन सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 कानून के समक्ष समानता, आर्टिकल 14 दे रखा है। सामाजिक समानता, आर्टिकल 15 दे रखा है, राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अफसर की समानता, आर्टिकल 16 दे रखा है। लेकिन आर्थिक समानता का कहीं भी वर्णन नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से आर्थिक समानता मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 तथा 15,
अनुच्छेद 14, 15 तथा 16 या अनुच्छेद 16, 14 तथा 16। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अनुच्छेद 14 तथा 16 को एक साथ मिलाकर सर्वोच्च न्यायालय को ये शक्ति प्राप्त हुई है कि वो समान काम के लिए समान वेतन शब्द को परिभाषित कर सके मौलिक अधिकार के अंतर्गत। 14 में क्या दे रखा है, कानून के समक्ष समानता, और 16 में क्या दे रखा है, लोक नियोजन या अवसर में समानता। ठीक है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, यानी कि छुआछूत को खत्म किया गया? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 19। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 17। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये तो सभी को याद होना चाहिए कि अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। देखिए 2 बार पूछा गया ये MPPCS में और UPPCS में। चल देखते हैं नेक्स्ट, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, ऑप्शन नंबर बी होगा 17। ठीक है, अनुच्छेद 17। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? देखिए जो ये वाला प्रश्न है सिर्फ लैंग्वेज को चेंज करके बार बार तीसरी बार पूछा आ गया इस वीडियो में। ठीक है ना। तो ये विभिन्न प्रकार की जो प्रश्न है सिर्फ लैंग्वेज को चेंज कर करके आ गया, यानी अनुसूचित जाति जनजाति, यानी कि क्या जो SC ST को है उनको समान संरक्षण प्रदान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो किस अनुच्छेद, अभी बताया था मैंने, अनुच्छेद 17। इसमें क्या है, इनको भी क्या है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो छुआछूत है उन्मूलन किया गया उसका, तो किसके तहत किया गया, अनुच्छेद 17 के तहत। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है ना। घुमा के पूछ लिया गया है, सिर्फ ये तीसरी बार पूछा गया ये प्रश्न इसी क्लास में। ठीक है, लेकिन बार बार क्या घुमा के, तो लैंग्वेज चेंज हो जाती है, क्योंकि जो पॉलिटिकल सिलेबस है वो बहुत ही सीमित होता है। तो सिर्फ क्या है, इसको लैंग्वेज चेंज करके थोड़ा सा घुमा देते हैं और अगले एग्जाम में उसको रख देते हैं। तो इसलिए क्या है, सबसे पहले हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने चाहिए। ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो हैं अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, बी दे रखा है अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 19 तक, अनुच्छेद 17 से 20 तक, या अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 21 तक। तो देखिए स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से 22 तक दे रखा है। इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए होगा। अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है ना, इसे ध्यान रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? देखिए भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 19। देखिए अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? देखिए लैंग्वेज चेंज कर दी, क्वेश्चन वही है। प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार को प्रकट करने की स्वतंत्रता, कहने का मतलब वही है। तो क्या होगा, अनुच्छेद 19। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है ना, आंसर इसका क्या होगा, अनुच्छेद नंबर 19 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बार बार एग्जाम पूछा जाता है। हो सकता है अभी किसी जो आने वाली ये वीडियो की परीक्षा है या फिर लेखपाल की परीक्षा है उसमें पूछ लिया जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 20 या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 22। तो देखिए जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 21 में किया गया है। इसको अच्छे से याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो अनुच्छेद नंबर 21 है इसका जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है। इसमें बहुत ज़्यादा अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। सोने का अधिकार है, ठीक है, अच्छी नींद लेने का अधिकार है, विदेश यात्रा का अधिकार है, अपनी मन मर्जी की शादी करने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में दे रखा है, प्राइवेसी का भी अधिकार इसमें दे रखा है। ठीक है ना। तो जब हमें लगे कि ये अधिकार हमारी समझ से नहीं, यानी हमें लग रहा है कि जो हमने आर्टिकल पढ़े हैं उसमें नहीं दे रखा है, तो उसका जो संबंध होगा वो किससे होगा, अनुच्छेद 21 से होगा। इसको ध्यान रखना इस बात। तो विदेश यात्रा करने का जो अधिकार संरक्षण प्रदान करता है वो कौन सा करता है, अनुच्छेद 21 करता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट, निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? ऑप्शन ए इसमें दे रखा है, पहला नंबर 1 आवास का अधिकार, 2 विदेश यात्रा का अधिकार, 3 समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार।
नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए हमें बताना है, देखिए आवास का अधिकार किस अनुच्छेद में दे रखा है? 19 में, ठीक है। विदेश यात्रा का अधिकार आर्टिकल 21 और समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। देखिए क्या है, समान कार्य के लिए समान जो वेतन का अधिकार है, वैसे मूल अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आर्टिकल 14 और 16 को मिलाकर पढ़ लिया जाए तो ये इसी बात का प्रावधान करता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। 1 और 2, 1 2 3 यानी तीनों इसके सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर, ठीक है, इसे ध्यान रखना। यानी आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार और समान कार्य के लिए समान वेतन 14 और 16 को मिलाकर पढ़ने तो ये इसका प्रावधान करता है, ठीक है ना। विदेश यात्रा 21 और आवास 19। चलो देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1) डी को तथा अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो विदेश यात्रा का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार या सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो देखिए इसका तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, एकांतता का अधिकार। यानी कि हम अनुच्छेद 19 का 1 का डी और अनुच्छेद 21 को मिलाकर पढ़ें तो इससे क्या होगा? एकांतता का अधिकार बनता है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इससे अच्छे से याद रखना। चल देखते हैं नेक्स्ट। भारत का संविधान कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 25, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 29। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, भी हाल के एग्जाम में पूछा गया था IAS प्री 2019 में कि मन मर्जी के जो व्यक्ति से शादी करने का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में दे रखा है इसको संरक्षण? तो अनुच्छेद 21 मैंने बताया था। अनुच्छेद 21 बहुत ही विस्तृत है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, इसे अच्छे से याद रखना, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? ऑप्शन ए, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सक सहायता, ऑप्शन बी, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, या ऑप्शन नंबर सी, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, ऑप्शन नंबर डी होगा मृत्युदंड। देखिए तो मृत्युदंड जो है वो आर्टिकल 21 में नहीं आता है, 21 के दायरे में नहीं आता है, ठीक है ना। ये मौलिक अधिकार है, इसको नहीं दे सकते, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें सम्मिलित किया गया? ऑप्शन नंबर ए, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी, गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, या ऑप्शन नंबर सी, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, या ऑप्शन नंबर डी, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो देखिए जो शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 21 के काम में इसको रख दिया गया है। ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको बनाया गया था। किस केस में बनाया गया था? ये उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए अब क्या है, अब जो प्रश्न पूछा जा रहा है उनको थोड़ा सा अंदर से पूछना है। पहले क्या पूछे थे कि शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में दे रखा है? अनुच्छेद 21 का कहा। अब क्या ये पूछ लिया कि किस केस में इसको मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया? तो उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। कौन सा संविधान संशोधन करना पड़ा था? 86वां संविधान संशोधन इसमें करना पड़ा था, ठीक है ना, इसके लिए। चलो देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार संबंधित है? यानी कि कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों को संरक्षण प्रदान करता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो किसी भी कठिन कार्य जैसे कारखानों में या फिर कोयले की खदानों में कार्य नहीं करेंगे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुच्छेद नंबर 24। इसे अच्छे से याद रखना। संविधान कौन सा अनुच्छेद दो सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? देखिए अनुच्छेद नंबर 19, अनुच्छेद नंबर 22, अनुच्छेद नंबर 21, अनुच्छेद नंबर 20। देखिए इसका जो लैंग्वेज है थोड़ी सी कठिन है। इसके बारे में क्या दे रखा है कि इसमें अनुच्छेद देखो 20 में बताया गया है कि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी और किसी व्यक्ति को तुम खुद के प्रति गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तो इसका कहने का मतलब यही है, दोहरे दंड यानी 2 बार सजा नहीं दे सकते किसी एक अपराध के लिए। और स्वाभिंसन यानी कि तुम खुद से किसी को मतलब मजबूर नहीं कर सकते कि अपने खिलाफ गवाही देने के लिए। किस में करा गया? ये आर्टिकल 20 में। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें एक बात और कही गई है, जिस समय का कानून होगा उसी के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी, ठीक है ना। बात के कानून से कोई उसका मतलब नहीं होगा। चल देखते हैं नेक्स्ट। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया सकता। अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? देखिए अभी बताया इसके बारे में मैंने, कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 20। इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22। देखिए ये बंदी बनाने के बाद की बात है। देखिए अनुच्छेद 22 और 20 में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। देखिए इसमें 20 नहीं दे रखा है, लेकिन लोग क्या फिर 20 में लगा देते हैं कि संरक्षण दे रखा है, लेकिन क्या है इसमें बंदी बनाए गए व्यक्ति के बारे में दे रखा है। ठीक है, बंदी बनाने से पूर्व जो दे रखा है वो अनुच्छेद 20 है, बंदी बनाने के बाद जो संरक्षण प्रदान है वो अनुच्छेद 22 में इसको दे रखा है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अनुच्छेद 22 में ये प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को आपने बंदी बना लिया तो उसको 24 घंटे के अंतर्गत यात्रा के समय को हटाकर किसी भी नज़दीकी न्यायालय में पेश करना आवश्यक है। ठीक है ना, और उसको वारंट, अपने खिलाफ वारंट दिखाने के लिए भी वो पूछ सकता है कि मैं किस मतलब जुर्म में मुझे गिरफ्तार कर रहे हो। ठीक है, ये इसमें अनुच्छेद 22 में बताया गया है, इसको भी अच्छे से याद रखना। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद नंबर 25। देखिए सामूहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 ने रखी है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो गई, किसी की पर्सनल, एक ही व्यक्ति संबंधित है। ठीक है, अगर सामूहिक स्वतंत्रता होती तो अनुच्छेद 26 सभा करना है, धर्म से संबंधित, ये इसमें आता, लेकिन ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है तो इसका जो संबंध है अनुच्छेद 25 से, याद रखना है इसको। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 25। तो देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? बौद्धों को, जैनों को, पारसियों को, सिखों को। देखिए क्या है पॉलिटी में, देखिए ये उत्तराखंड PCS मेंस 2006 में पूछा गया था, फिर क्या हुआ UP PCS मेंस 2014 में आ गया। तो इसीलिए कह रहा हूँ पॉलिटी में क्या है, प्रश्न क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। इसमें क्या है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं और क्या हो जाता है, वो उसी को JQ थीम उसको रख देते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। पारसियों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया, बाकी बौद्धों को, जैनों को और सिखों को इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन से एक सम्मिलित नहीं है? देखिए एक तरफ अनुच्छेद दे रखे हैं और उसमें क्या प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिबंध, बिल्कुल सही है, ये इसमें दे रखा है, इसमें हमें बताना सही नहीं है, सम्मिलित नहीं है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये भी सही है बिल्कुल। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यह भी इसमें सही दे रखा है बिल्कुल। अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। देखिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना जैसे मदरसे हैं और अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये किसमें दे रखा है? अनुच्छेद नंबर 30 में दे रखा है, ना कि 29 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सम्मिलित नहीं है। बाकी सब क्या सम्मिलित है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार या मानव तस्करी और बलात्श्रम पर प्रतिषेध करता है ये। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में यानी कठिन कार्यों में बालकों की 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रतिषेध करता है, ठीक है, काम करना। और अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्र देता है, सामूहिक धार्मिक प्रबंधन होते हैं उनके बारे में बताता है ये। और अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षण दे रखा है, ना कि संस्थानों के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सम्मिलित नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, इसमें बताना है, ठीक है। मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात्श्रम का निषेध, अनुच्छेद 23 सही है बिल्कुल ये। अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29 ये भी सही है बिल्कुल। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 21 यह भी बताया था मैंने, किस अनुच्छेद में? 30 में, ना कि 31 में, ठीक है। तो ये सम्मिलित नहीं है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। किसमें रखा है? ये 30 में, ठीक है। शिक्षण संस्थानों जैसे मदरसा, अभी आप अगले किसी एग्जाम पूछ लिया कि मदरसा खोलने का अधिकार अल्पसंख्यकों को किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? अनुच्छेद 30 के तहत, ठीक है। इसे भी अच्छे से याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के लिए अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? देखिए तीसरी बार ये प्रश्न इसी वीडियो में मुझे कराना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में पूछे गए और अलग अलग भाषा को चेंज करके, ठीक है। इसलिए क्या है कि संविधान का जो सिलेबस है बहुत ही संक्षेप सिलेबस होता है, इसको क्या है बार बार वही थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, वही क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। अब ये UP PCS प्री 1997 में पूछा गया था, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुच्छेद 30। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? देखिए मौलिक अधिकार लागू करना या मौलिक अधिकारों को संरक्षण कौन करता है, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन है भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को। देखिए जो इसमें क्या है, अधिकतर लोग क्या लगाएंगे? राष्ट्रपति लगाकर
आ जाएंगे और कहेंगे कि हाँ हमारा प्रश्न क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन इसका जो मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है वो कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। सभी न्यायालय नहीं, ये भी ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी होगा सर्वोच्च न्यायालय। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके तहत 5 प्रकार रेट जारी करता है ये। और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत हमारे मूल अधिकारों का संरक्षण करता है, इसको ध्यान रखना। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसको राष्ट्रपति लगाकर और संसद लगाकर बिल्कुल भी गलत ना करें, ठीक है, और सभी न्यायालय भी बिल्कुल ना जाएं। चलो देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? भाई प्रीवियस क्वेश्चन हो गया ये, अभी पूछा था मैंने। किसको? संसद को, राष्ट्रपति को, न्यायपालिका को और प्रधानमंत्री को। बताओ किसको होगा इसमें सही आंसर? कमेंट बॉक्स में बताना इसका सही आंसर, ठीक है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर ऐसे ही संविधान की आत्मा पूछे कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है तो प्रस्तावना, लेकिन अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संदर्भ में पूछा जाएगा तो संविधान की आत्मा क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा गया। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बताया गया, ठीक है ना। इसी आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है, ये भी ध्यान रखना। चलो देखते हैं नेक्स्ट। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों को मूल अधिकारों के प्रबंधन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 226। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये होगा अनुच्छेद 32। अभी बताया था मैंने, अनुच्छेद 32 5 प्रकार के रिट जारी करता है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए परमादेश, ऑप्शन नंबर बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेषण या ऑप्शन नंबर डी प्रतिषेध। तो देखिए जो 5 प्रकार के रेट होती हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम संरक्षण माना जाता है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण को माना जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान रखना, हैबियस कॉर्पस ये जो है वो मानव व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक से माना गया है। इसमें क्या रखा है कि किसी व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कोई जो पुलिस है यानी स्थानीय जो पुलिस होती है वो क्या है उसको 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकती, ठीक है, अपने पास। उसे 24 घंटे के अंतर्गत यात्रा का समय को हटाकर, या इसमें यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाता है, उसको 24 घंटे के अंतर्गत किसी नज़दीकी न्यायालय में उसे उस व्यक्ति को जज के सामने पेश करना होता है। इसके बारे में ये बताया गया, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। एक ऐसी याचिका जो न्यायालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रेट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हैबियस कॉर्पस, ऑप्शन नंबर बी मैंडेमस, ऑप्शन नंबर सी प्रोविजन या ऑप्शन नंबर डी को वारंटो। तो देखिए जो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा मैंडेमस, ठीक है ना। मैंडेमस या इसको हिंदी में क्या कहते हैं? परमादेश, हम आदेश देते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ध्यान रखना इसको। चल देखते हैं नेक्स्ट। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका भी सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी परमादेश। ये भी क्या होगा? परमादेश रेट होगी, ठीक है। इसे भी अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ मौलिक अधिकार दे रखे हैं, एक तरफ उससे संबंधित अनुच्छेद दे रखे हैं, इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, ठीक है, बिल्कुल। ये गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23। देखिए गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण किसमें दे रखा है? अनुच्छेद 22 में दे रखा है, ना कि 23 में, ठीक है। तो ये सही नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। चल अन्य ऑप्शन में देख लेते हैं। धर्म की स्वतंत्रता यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता या सिक्कों को कृपाण रखने की स्वतंत्रता किसमें दे रखी है? अनुच्छेद 25 में, सही है बिल्कुल। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ये जो गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण दे रखा है अनुच्छेद 22 में दे रखा है, ना कि 23 में, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस बात ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की? ऑप्शन नंबर ए गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ऑप्शन नंबर बी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन नंबर सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, केशवानंद भारती बनाम केरल केस के बाद, ठीक है ना। संविधान की जो भारतीय संविधान की मूल संरचना उसको सिद्धांत को जो सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित करने का प्रावधान किया था, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तो सही विकल्प को चुनिए। तो ये कथन एक दे रखा है, 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा लिया गया। कथन दो दे रखा है, संपत्ति का अधिकार को संविधान के भाग 12 यानी 12 में अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है, कथन एक गलत है लेकिन दो सही है, कथन एक एवं कथन दो दोनों सही हैं, कथन एक दोनों गलत है। देखिए, जो हमारे जो संविधान में जो मूल संविधान था उसमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन वर्तमान में क्या है, हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ध्यान रखना, एक जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो 31 में रखा गया था आर्टिकल, उसको क्या करा था, 44वां संविधान संशोधन किया गया था। देखिए, जब संविधान में कोई चीज़ हटाई जाती है, जोड़ी जाती है तो संशोधन करना पड़ता है। तो जब क्या करा गया था, इसको संविधान के जो मौलिक अधिकार है इसको हटाकर अनुच्छेद 31 से हटाकर 300 के काम में कर दिया, भाग 12 में। ठीक है ना, भाग 3 से निकालकर भाग 12 में डाल दिया और ये क्या कर दिया, अब ये एक कानून का अधिकार बन गया। यानी कि पहले क्या था, मौलिक अधिकार, अब ये कानून अधिकार हो गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, ध्यान रखने से। अनुच्छेद 301 संपत्ति का अधिकार संबंध है। दो दे रखा, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु ये मूल अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का को उस समय केंद्र सरकार में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतःस्थापित किया गया था। देखिए, इसमें बताना है हमें कौन सा सही है। तो देखिए, अनुच्छेद नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन ये इसमें पॉइंट नंबर 1 दे रखा है, अनुच्छेद नंबर 301 संपत्ति का अधिकार संबंध, ये सही नहीं है क्योंकि इसमें दे रखा है 300 के काम में दे रखा है। ठीक है, तो जिसमें भी एक हो से हटा दो, इसमें भी एक, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 2 तो एलिमिनेट हो गए। अब क्या है, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु ये मूल अधिकार नहीं है, यानी जिसमें 2 है वो सही हो सकता है। ठीक है, ये सही है बिल्कुल। भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 को उस समय केंद्र सरकार में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा अंतःस्थापित किया था। देखिए, इसमें सब कुछ सही है, 300 का ये भी सही है, 44वें संविधान संशोधन ये भी सही है, लेकिन उस समय कांग्रेस सरकार नहीं थी, जनता पार्टी की सरकार थी, इस वजह से ये गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी जिसमें वो हटा दो तो ये भी नहीं होगा, तो कौन सा बचा, केवल 2। इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है ना, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इसको इसी प्रकार से हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें हमें जरूर नहीं कि सब कुछ याद हो, एलिमिनेशन मेथड से हम इनको कर सकते हैं। ठीक है ना, चलो देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों को सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। देखिए, अभी बताया था मैंने 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 में। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। ठीक है ना, इसे ध्यान रखना। देखिए, 44वां संविधान संशोधन यानी 448, यानी बाद में 8 आने चाहिए, इसमें 76 में 78 में कंफ्यूज आते हैं कि 42वां और 44वां बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वां 4 और 2 6, तो 1976 में हुआ था। ये 4 4 8 होते हैं, तो 1978 में 44वां संशोधन हुआ था। 44वें संविधान संशोधन क्या हुआ था, संपत्ति के जो अधिकार था मौलिक अधिकार से हटाकर इसको कानून का अधिकार बना दिया था और इसे भाग 12 में 300 का अनुच्छेद में रख दिया था। ठीक है ना, किस भाग में था, इससे पहले भाग 3 में था, मौलिक अधिकार भाग 3 में दे रखे हैं। और कहाँ के संविधान से लिए गए हैं, ये अमेरिका के संविधान से। ठीक है, इसे ध्यान रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। देखिए, कुछ अधिकार हैं जो विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं, भारतीय नागरिकों को। कुछ जो मौलिक अधिकार हैं वो सिर्फ भारतीय नागरिकों को, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। देखिए, विधि के समक्ष समानता सभी को होना चाहिए। ठीक है, वैसे भी सही है, ये प्राप्त है दोनों को। ठीक है, विदेशियों को, भारतीयों को। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर ये नहीं कि कोई भारत के खिलाफ भारत में बोल जाएगा, इस स्वतंत्रता का अधिकार सिर्फ किसे है, भारतीयों को है। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए, अन्य ऑप्शन में देख लेते हैं। प्राण एवं ध्वनि स्वतंत्रता का अधिकार 19 आर्टिकल 14 ये प्राप्त है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 24 ये भी विदेशियों को प्राप्त हैं। अब देखिए, कुछ अनुच्छेद हैं जो दोनों को प्राप्त हैं। ठीक है, विदेशी और भारतीयों को भी ये प्राप्त है। कौन कौन से, ध्यान रखना है इसको। अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 20, 21 का शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28 ये किसे हैं, दोनों लोगों को प्राप्त है। ठीक है, विदेशी को और नागरिक और भारतीय नागरिकों को। ठीक है, बाकी जो अनुच्छेद बचे वो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं। कौन कौन से, अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 और 19। ठीक है ना, ध्यान रखने से अच्छे से। चलो देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, यानी बताना है विदेशियों को भी कौन सा
अधिकार उपलब्ध है, अभी देख लेते हैं। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, ये नहीं है, ये सिर्फ भारतीयों को उपलब्ध है, ये नहीं होगा। देश के किसी भाग में घूमने या बसने का अधिकार, अनुच्छेद कौन सा हो गया ये, अनुच्छेद 19, ये सिर्फ किसे है, भारतीयों को, ये भी नहीं होगा। संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, ये भी नहीं होगा। संवैधानिक निराकरण का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 32, ठीक है, यानी कि जो 5 प्रकार की जो रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, तो ये जो संविधान का जो अनुच्छेद है वो सबको प्राप्त है, ठीक है ना। समान संरक्षण, यानी कि अगर उनका जो इतने मौलिक अधिकारों में प्राप्त है उनका भी हनन होता है तो उनके लिए भी क्या है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी होगा, संवैधानिक निराकरण का अधिकार, यानी कि क्या होगा, अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। गैर नागरिकों को भी ये उपलब्ध है, इसे ध्यान रखना। चले देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर क्या है, हमारी वीडियो क्या होती है, कंप्लीट होती है, ठीक है ना। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।